हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम आपने सुना ही होगा, जिसका नाम है सोलो लेवलिंग द मोस्ट पॉपुलर एनिमी, जिसको हम आज से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउथ कोरिया सियोल के हमारे हीरो का नाम है संजय वू, जो एक ई रैंक का हंटर है। जो ई रैंक जो कि एक सबसे कमजोर रैंक माने जाते हैं, यानी कि हमारा हीरो सबसे कमजोर हंटर है। हमारे हीरो एक बस से उतरते हुए और कहता है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, हालांकि मैं खुद को भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि ये अपने की एक हंटर कहते हुए शर्मा रही है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और हम मेरे पास कोई भी रीजनरेशन एबिलिटी भी नहीं है। और मैं जितनी बार भी डंजन के अंदर जाता हूँ, मैं उतनी बार ही डंजन के अंदर से जख्मी होकर आता हूँ। कई बार तो मैं मरते मरते हुए बचा हूँ। और एक हंटर का काम है अपनी जिंदगी को खतरे में डालना, खतरे में लगा देना, लेकिन मैं फिर भी इस काम को करता हूँ क्योंकि मुझे ये काम पसंद नहीं है, बल्कि क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। संजय वो एक कंस्ट्रक्शन साइट के उस तरफ जा रहा होता है जहाँ पर एक पोर्टल ओपन हुआ होता है और वो पोर्टल के जरिए होते हुए एक डंजन में जा सकते हैं। संजीनू एक हंटर गिल्ड्स के साथ काम करता है। संजीनू कहता है कि मैंने अपनी हंटिंग से मुझे जितने भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं, उनसे मैं अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की बीमारी के हॉस्पिटल के बिल अदा कर पाता हूँ। और मेरी नॉर्मल सी ज़िंदगी के पास कोई टैलेंट नहीं है और मुझे जॉब भी नहीं मिलती है, इसीलिए मुझे हंटर बनना पड़ा। और कंस्ट्रक्शन साइड का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक पर्सन कॉफी पी रहा होता है और वहीं पर उसी का दोस्त भी काफी पीते हुए आता है। और पहले वाला पर्सन कहता है, बैग तुम्हें तो काफी अरसे बाद आए हो, वापस आए हो, तुमने तो अंडर गिल्स को छोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारे। और वो बाप उससे कहता है कि असलियत में मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, हमारे यहाँ पर दूसरा बच्चा होने वाला है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है। और दोस्त उससे कहता है कि ज़्यादा पैसे कमाने के लिए डंजन के अंदर जाकर हंटिंग करने से ज़्यादा आसान कोई काम नहीं है। बॉस उससे कहता है कि लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से डंजन के अंदर नहीं गया हूँ, पता नहीं कि मेरी स्किल काम भी नहीं करेगी, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ। वहीं पर काफ़ी पीने वाला पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर संजीनू आ रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी शुक्रिया आने के लिए, जबकि काफ़ी बाकी के सारे हंटर भी संजीव को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और वे कहते हैं तुमको यहाँ पर देखकर आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। चलो लड़के काफ़ी इतनी वाली पर्सन। संजीव ये कहता है कि क्या तुम मुझे खाने खाते हो? ये संजीव उसके कहता है कि मैं खा लिया हूँ, और इसके बाद वो फिर आगे जाते हुए शुक्रिया कहता है। उस पर्सन से पूछता है कि ये लड़का कौन है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हंटर है, जो कि सारे लोग इसके बारे में देखकर खुश हो रहे हैं। और वो उस पर्सन को सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बाप से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब तुम छोड़कर चले गए तो ये यहाँ पर ये लड़का आया था, इसका नाम निकनेम बताऊं तो तुम भी मुस्कुराना स्टार्ट कर दोगे। ये इसका निकनेम है दुनिया का सबसे कमजोर हंटर, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी हंटर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कमजोर है। वैसे तो ये रैंक है, लेकिन जितने जी बार भी ये डंजन के अंदर गया है, यही रैंक के मोस्टर से भी मार खाकर वापस आया है। बाप कहता है कि ये अब हमारी बातें सुन सकता है और वो बहुत ही ज्यादा करीब है। संजीव वो उनकी बातों को सुन लेता है और वो कहता है कि मैंने तो इन लोगों की बातें सुन भी ली है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। संजीव सीधा ही कॉफी वाले के पास चला जाता है और उससे कहता है कि मुझे एक कॉफी मिल सकती है, और वो उससे कहता है कि आज कॉफी खत्म हो गई है। संजीव काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि आज मेरी दिन दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आज मुझे कॉफ़ी भी नहीं मिली है। इसी वक्त एक लड़की वहाँ पर जूही होती है, वो संजीनू के ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, तुम फिर से घायल होकर वापस आए हो। वो उससे कहता है कि तुम भी हमारे साथ आज डंजन में जाने वाली हो। तो जूही उससे कहती है कि हाँ मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर ये चोट कैसे लगी। संजीव उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है, हंटिंग के दौरान शायद ये चोट लग गई होगी। जूही उससे कहती है कि ऐसा कैसे हुआ है। ये हंटिंग के दौरान फिर दोनों बैठ गए होते हैं। संजीव उसे सारी बातें बताता है। जूही उससे कहती है कि क्या तुम्हारी इतनी ज़्यादा जख्मी हो गए थे कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। संजीव उससे कहता है कि हाँ मैं हम लोग ई रैंक के मिशन पर थे, जहाँ पर ई रैंक के मॉन्स्टर ने ये पर मेरी सारी टीम में से सिर्फ मैं ही अकेला था जो जख्मी हो गया था। जूही भी उससे कहती है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हारे पास कोई हीलर नहीं था। संजीव उससे कहता है कि इसलिए ऐसा है, मेरी टीम के सारे लोग मुझसे ज़्यादा रैंक वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ हीलर रखने से मना कर दिया था। जूही भी उससे कहती है कि लेकिन फिर भी उन्हें अपने साथ ही हीलर रखना तो चाहिए था। जिन्होंने उससे कहता है कि कोई बात नहीं, असलियत में वे लोग मुझसे स्ट्रांग थे, बल्कि मैं ही कमज़ोर था। फिर संजीनू खड़ा हो जाता है और जूही से कहता है कि मुझे लगता है कि सारे लोग
डंजन के सामने वाले गेट के ऊपर चले गए होंगे। चलो हमें भी चलना चाहिए और हम देखते हैं कि पोर्टल के सामने सारे लोग इकट्ठा हो गए होते हैं। उनकी टीम को जो लीडर लीड कर रहा होता है उसका नाम मिस्टर सॉन्ग होता है और वो मिस्टर सॉन्ग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि मुझे ये सब कुछ कहना चाहिए मैं कि ये क्वालिफाई भी हूँ या नहीं, लेकिन इस रेड में मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ और लीडर की तौर पर मैं तुम्हें लीड करूँगा। और सब लोग उसकी बात ये सुनकर मान जाते हैं। काफ़ी पीने वाला शख्स कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आपकी रैंक हम में से सबसे ज़्यादा हाई है, इसीलिए आप हमारी लीडर बन सकते हैं और हमें इससे कोई भी मसला नहीं है। बाकी के सारे लोग भी ये बात मान जाते हैं और वो कहता है कि ठीक है, आज आप आप ही हमारे टीम के लीडर बनेंगे। संजीव वो हंसते हुए मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि हर डंजन में हमारा भी ख्याल रखिएगा। मिस्टर सॉन्ग इन सब से कहते हैं कि चलो फिर अंदर चलते हैं और साथ ही संजीव से कहता है कि प्लीज जख्मी मत होना और हमारे पीछे पीछे ही रहना है। और संजीव पोर्टल के अंदर आते हुए इस बारे में सोच रहा होता है कि आज मुझे अपना बेस्ट देना होगा क्योंकि मुझे काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है। पूरी टीम के अंदर चलते ही जाने के बाद काफी बार देने वाला शख्स बाहर खड़ा होता है और उसके बाद दूसरा शख्स आता है और कहता है कि तुम क्या सोच रहे हो। पहले वाला शख्स कहता है कि आज मैं एक्शन जीनू को लेकर थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि आज मैंने उसे कॉफी भी नहीं दी है। उससे पूछता है कि वो तो इस ग्रुप का सबसे वीकेस्ट हंटर है। इस डंजन का लेवल क्या है। दूसरा पर्सन उसे कहता है कि इस डंजन का लेवल सी है और उस वजह से हमें दिखाया जाता है। मैंने कभी भी संजीव को डंजन से बाहर जख्मी हुए तो नहीं देखा है। संजीव को हमेशा डंजन से बाहर जख्मी आते हुए देखा है। मैंने सी रैंक की डंजन का दिखाया जाता है जो कि जो ही संजीव को जख्मी को हील कर रही होती है क्योंकि संजीव फिर से जख्मी हो जाता है और जो ही उससे कहती है कि हर बार तुम ऐसे जख्मी हो जाते हो, क्या जरूरत है, अगर तुम्हें ये इतनी मुश्किल है तो तुम ये काम क्यों नहीं छोड़ते हो। जबकि वहीं पर बाकी टीम मेंबर्स उन मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। जो ही वो उन सब की तरफ को देखती है और कहती है कि मुझे लगता है कि सारे मॉन्स्टर मर चुके होंगे और मुझे लगता है कि अब ये रेड खत्म होने वाली है। ये वे सारे लोग अपने अपने मॉन्स्टर को मारने के बाद इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी अपनी तारीफ कर रहे होते हैं। जो ही वो संजीव से पूछ रही होती है क्या तुम्हारा कोई रीजन है, तुम्हें इस हंटर के काम को छोड़ देना चाहिए। और संजीव हंसते हुए बोलता है कि सिर्फ मैं मजे के लिए काम करता हूँ, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। वो अंदर से सोच रहा होता है कि जूही को मैं अपने पर्सनल लीजेंड नहीं बता सकता हूँ वरना मैं अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाऊंगा। चिल्लाते हुए जूही उससे कहती है तुम हंसना बंद करो वरना तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग के हाथों में एक मैजिकल कोर होता है जबकि सी रैंक के मॉन्स्टर को हराने के बाद ये कोर नहीं मिलता है। सी रैंक का कोर होता है वो हजारों में बिकता है। संजीवनी के लिए तो सी रैंक के कोर मॉन्स्टर को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। संजीवनी के हाथ में एक ही रैंक का कोर होता है। संजीवनी कहता है कि इतनी ज्यादा जख्मी होने के बाद भी सिर्फ मुझे एक ही रैंक का कोर मिला है जिसके बाद मुझे पैसों की जरूरत नहीं है और हर रोज मैं अपनी जान को जोखिम में डालता हूँ और फिर एक हासिल करता हूँ। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। उसी वक्त उसकी टीम का मेंबर उसे कहता है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक और रास्ता है और डंजन के अंदर और रास्ता है जिसको देखकर उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग उन सब से कहते हैं कि ये तो एक डबल एयर इंजन है, मैंने आज से पहले इसके बारे में सुना है लेकिन आज मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ। मिस्टर सॉन्ग उन सब के अपने हाथ में एक फायरबॉल बनाते हुए उस केव के अंदर फेंक देते हैं जिसकी रोशनी होते हुए और वो उस केव में काफी ज्यादा लंबी होती है। मिस्टर सॉन्ग सारी टीम से कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस डंजन के दरवाजे का बंद नहीं हुआ है क्योंकि इसका पोस्ट मास्टर अभी तक जिंदा है। पर मुझे लगता है कि शायद वो इस गेम के अंदर होगा। वैसे ही हमें अपने गिल्ड से राब्ता करना चाहिए और वह अपने ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हाई रैंक के हंटर आ गए तो मुझे हमें तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि ना हम लोग खुद ही जाकर इसके बॉस को हरा डाले जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्क खतरनाक होने वाला है। क्यों ना हम लोग इस परेशानी को वोट करके हासिल कर जो भी रिजल्ट होगा उसके ऊपर कोई भी पैसे कंप्लेन नहीं करेगा। और अगर वापस जाना होगा तो वापस जाएंगे, अगर अंदर जाना होगा तो अंदर जाएंगे। काफी ज्यादा लोग जाने के लिए कहते हैं जबकि कुछ लोग बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनकी टीम में केवल 17 लोग होते हैं जिनमें से 8 लोग तो अंदर जाने के लिए कहते हैं और जिनमें से 8 लोग बाहर जाने के लिए कहते हैं। उनमें से जूही भी शामिल होती है। जूही भी
अंदर जाने से मना कर देती है और लास्ट में संजीनू बचता है। मिस्टर सॉन्ग संजीनू से कहते हैं कि अब बताओ कि तुम्हें अंदर जाना है या बाहर जाना है, तुम्हारे बताने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अंदर जाएंगे या बाहर जाएंगे। संगू के हाथ में उसका एक ही रैंक का कोर होता है और उसे देखते हुए कहता है कि मुझे अपनी बहन को कॉलेज में एडमिशन भी कराना है और मुझे अपनी माँ के बिल्स भी एडमिट करने हैं, हॉस्पिटल के बिल्स भी देने हैं। उससे कहता है मैंने फैसला कर लिया है कि हम लोग अंदर जाएंगे और बॉस को हराएंगे। और सारे लोग गुफा के अंदर चलना स्टार्ट कर देते हैं। काफी देर के बाद चलते हुए वहां के बाद कहते हैं यहाँ पर तो रास्ता खत्म ही हो नहीं रहा है। काफी देर तक हमें चलते हुए रहे हैं, आप आस पास के बात करते हुए रहते हैं और वे कहते हैं कि बॉस को हराने के बाद हम डंजन्स के गेट खत्म तो बॉस को हराने के बाद डंजन का गेट 1 घंटे के अंदर बंद हो जाता है और हमें यहाँ पर चलते हुए 40 मिनट हो गए हैं। अगर हमने बॉस को हरा भी डालते हैं तो हम वापस निकल नहीं पाएंगे जहाँ पर अगर हम बॉस को हरा डालते हैं तो हम वापस नहीं जा पाएंगे। और संजीनू जूही से कहता है कि वो आप मेरी वजह से तुम यहाँ पर आना पड़ा है, क्या तुम यहाँ पर आने वोट करता हूँ तो मैं तुम लोग बाहर चले जाते थे। जूही उससे कहती है कि मुझे परेशानी नहीं हो रही है, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। संजीनू उससे कहता है कि वाकई में तुम बिल्कुल ठीक हो। जूही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। मिशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हें हील करने में मैंने अपनी कितनी ज़्यादा पावर को यूज़ कर लिया है और हम फिर से डंजन्स के बोर्ड से फाइट करने के लिए जा रहे हैं। अगर तुम जरा जख्मी हो जाते हो तो मैं तो तुम्हें कैसे हील करूंगी। और संजीव कहता है कि सिर्फ ये इसी की वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि एक भी रैंक की हीलर है और ये हमेशा से मुझे फ्री में हील करती है। संजीव जूही से सॉरी कहता है। जूही उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है। जूही साथ हो जाती है। संजीव से कहता है कि अगर मुझे माफ़ कर दोगी तो उससे कहती है कि मुझे तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो मुझे खाने पर लेकर चलो। संजीव की उसकी ये बातें सुनकर शर्माना स्टार्ट कर देता है। जूही भी उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए नहीं जाना चाहते। संजीव घबरा जाता है और उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम दोनों दिन के ख़त्म हो जाने के बाद बाहर जाकर आखिर हम लोग चलते हैं। एंड द एंड पे आखिर उस रंजन में पहुंच जाते हैं। बड़ा सा दरवाजा होता है। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये इस दरवाजे की दूसरी तरफ बॉस होगा और दरवाजे की तरफ देखते हैं कि अगर ये बॉस का रूम है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरा होना चाहिए था, यहाँ पर तो कोई भी मॉन्स्टर न होना ही चाहिए था। मिस्टर सॉन्ग आगे बढ़ते हैं और दरवाजे को खोलते हुए उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर चल आने के बाद भी खाली हाथ जाना चाहते हो। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले पहले हंटर है, अगर हम लोग यहाँ पर डर कर रहे हैं तो तुम वापस जा सकते हो। मुझे अगर अकेले जाना पड़ा तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। वो सारी टीम वाले लोग बातें करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मिस्टर सॉन्ग सी रैंक के डंजन और उनकी स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उन पर हमें भरोसा कर लेना चाहिए। चलिए हम सब लोग उसके पीछे चलते हैं। मिस्टर सॉन्ग दरवाज़ा खोल देते हैं और फिर सारे लोग उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं तो मसाले जलना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि मैंने आज से पहले ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देखी है, फैसला है कि और मैंने आसपास की देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी है चीज़ें होती है यहाँ पर वे कहते हैं कि फैल जाते हैं और यहाँ पर जो चीज़ होती है उसे हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी आता है, यहाँ पर कोई काफ़ी बड़े हल से कोई भी नहीं आया है। यहाँ पर सामने एक कुर्सी पर एक बहुत ही बड़ी स्टैचू बैठी हुई होती है, जो वहाँ पे छोटी-छोटी स्टैचू भी होती है। उनके हाथों में वेपन्स अजीबो-गरीब चीज़ें होती है जैसे कि वेपन्स और किसी के हाथों में तो मैजिक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। संजीव उन्हें देखकर कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा स्टैचूज़ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये सब लोग हमें घूर रहे हैं और उन सब का ध्यान तो स्टैचू के ऊपर होता है जो कि बीच में होती है। वो सब कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ा है और उन सब लोगों का बॉस लगता है। मिस्टर सॉन्ग उनसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये स्टैचू उनका कोई बॉस नहीं है, सिर्फ ये एक स्टैचू है। यार आज के गाइस कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना।
तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म होता है, लेकिन बाकी सारे स्टैचू में से सिर्फ यही एक है जो कि बड़ा है और वे सारे एरिया को चेक करने के बाद कहते हैं यहाँ पर तो सिर्फ कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ना ही कोई बॉस है, सिर्फ इन स्टैचू के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। मिस्टर सोंग की नज़र एक मैजिकल सील पर पड़ती है। मिस्टर सोंग ने मैजिकल सील को भी देख रहे होते हैं और उन्हीं की टीम का एक बंदा उस मिस्टर सोंग से कहता है कि मिस्टर सोंग यहाँ पर आइए, यहाँ पर स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। और वे सारे लोग स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उसमें से स्टैचू के ऊपर कुछ लिखा होता है। मिस्टर सोंग उसे पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके ऊपर हेडिंग्स में लिखा होता है कॉन्टिनेंट टेम्पल और उसके हाथ में एक टैबलेट को पकड़ा हुआ होता है। उस टैबलेट के ऊपर 3 कमिटमेंट लिखी होती है, जिनमें से पहली कमिटमेंट के ऊपर लिखा होता है लॉर्ड की पूजा करना, दूसरी कमिटमेंट में लिखा होता है लॉर्ड की तारीफ करना, तीसरी कमिटमेंट में लिखा होता है अब लॉर्ड को अपनी वफादारी को साबित करना। इस वक्त जूही को किसी मूर्ति की आंख हिलती हुई लगती है। वो जिन्नू से कहती है, जिन्नू उसकी आंख हिल रही है। जिन्नू उससे कहता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, वो तो सिर्फ एक मूर्ति है। लेकिन जिन्नू को भी कुछ अलग सा महसूस होता है और वो कहता है कि मुझे अचानक से इतना ज़्यादा डर महसूस क्यों हो रहा है। मिस्टर सोंग जो कि अभी भी उसे पढ़ रहे होते हैं और वे कहते हैं कि इस कमिटमेंट के नीचे लिखा हुआ है अगर कोई इन तीनों कमिटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो वो इस कमरे से जिंदा नहीं जाएगा। और इसी के साथ दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजे के बंद होते ही वे सारे हंटर घबरा जाते हैं और वे कहते हैं कि आखिर हम बाहर कैसे जाएंगे, तो दरवाजा तो बंद हो गया है, हम देखते हैं कि नहीं जा पाएंगे। और उनमें से एक बंदा कहता है तुम सब लोग ऐसे ही बकवास कर रहे हो, ये तो सिर्फ भी नहीं है, अभी मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ और वो बाहर जाता हूँ और बॉस का खजाना और जो कुछ भी है तुम लोग आप रख सकते हो, मैं वापस नहीं आऊँगा। और वो जैसे ही दरवाजे के हाथ लगाता है, मिस्टर सोंग चिल्लाते उससे कहते हैं कि दरवाजे के हैंडल से दूर रहो। उसी वक्त एक स्टैचू हिलता है और उसी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा कुल्हाड़ी होती है और उससे उस पर्सन को मार देता है। और इसी के मरने के बाद स्टैचू फिर से अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। अपनी टीम के एक मेंबर को मरते हुए देखने के बाद बाकी टीम के मेंबर काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं और कहते हैं कि क्या इन सारे स्टैचू से हमें फाइट करनी होगी, ये तो बहुत ही बड़े हैं। जूही और जिन्नू भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और जूही जिन्नू से कहती है कि अगर वो ये स्टैचू हिल सकता है तो इसका मतलब यही है कि बॉस का स्टैचू मैंने अभी देखा था, वो उसकी आंखें वाकई में ही हिल रही थी। और जिन्नू कहता है कि आज से पहले इतनी ज़्यादा मैं काफ़ी आज ये पहली बार नहीं है जब मैंने अपने आप को मौत के इतने ज़्यादा करीब महसूस किया है। जब मैं हंटर गिल्ड्स में ज्वाइन किया था तो मैं अपनी रेड टीम से दो अलग हो गया था और मेरे ऊपर एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने अटैक किया था, जिसकी वजह से मैं 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में रहा था। फिर एक बार मैं एक डंजन के दौरान मैं काफ़ी दिनों तक बंद रहा था, जिसमें भूख की वजह से मरने ही वाला था। हालांकि सारे डंजन लो रैंक के थे, फिर भी हर बार मैं मरते मरते बचा हूँ। लेकिन बाकी के सारे टीम के मेंबर मैजिकल कोर को बेचकर अपने लिए बेहतर वेपन खरीद सकते हैं ताकि वे अपने स्ट्रॉन्ग बना सकें और वे हर बार अपने पैसे कमा सकें। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल भी देने थे, इसीलिए मैंने अपने लिए कोई भी वेपन नहीं खरीदता था और मैं बिना वेपन के ही डंजन में आ जाता था। इसी के अलावा मेरे पास हीलर को भी नहीं होता था, क्योंकि हीलर को भी पैसे देने पड़ते थे और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता था तो गिल्ड के दोस्त मुझे अपने हीलर से ही हील करा देते थे। और वो यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी बात करते थे कि ये तो हर बार डंजन के अंदर जख्मी होकर बाहर निकलता है और वह हीलर के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। और फिर वे सब लोग मुझे दुनिया का वीकेस्ट हंटर कहना शुरू कर दिया था। हर बार डंजन में जाता हूँ और जख्मी होकर वापस आता हूँ क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा वीक हूँ। हालांकि मैं एक हंटर के लिए बिल्कुल भी यूजलेस हूँ। ये सारी बातें करने के बाद हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। जैसे ही सन जिनू उस बॉस की स्टैचू की आंखों की तरफ देखता है, उसे उसकी आंखें चमकती हुई रहती है। सन जिनू जल्दी से चिल्लाकर अपनी टीम वालों से कहता है, जल्दी से नीचे झुक जाओ। उनमें से आधे लोग नीचे झुक जाते हैं और आधे लोग खड़े रहते हैं और स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है जो कि सामने ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जितने लोग खड़े होते हैं वे सारे के सारे लोग मर जाते हैं। जबकि मिस्टर सोंग का हाथ भी कट जाता है और बाग किम से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। किंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अब वे सारे लोग अभी नीचे ही झुके होते हैं और किंग से कहता है कि अगर बड़ी मुश्किल से मैं बचा
चाहूँ, अगर जिन्हों ने चिल्लाकर नहीं कहा होता कि हम लोग अभी तक मर चुके होते, जूही इन सब की वजह से बेहोश हो जाती है। जिन्हों उसके पास बैठा हुआ होता है और उसे पकड़ रहा होता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर बाकी के सारे टीम मेंबर से कहते हैं अपनी जगह पर बैठे रहो, अगर तुम में से कोई खड़े होने की कोशिश करता है तो अगर हम खड़े होंगे तो ये फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देगा। मिस्टर सोंग जिन्हों के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ बेहोश हुई है। हालांकि ये एक बी रैंक की हीलर है, ये सिर्फ एक बेसिक रेड पे रह जाती है, लेकिन ये वाली रेड एक बेसिक नहीं लग रही है। जितने भी लोग तुम्हारी बात सुनकर झुक गए थे वे सब लोग बच गए हैं, और जितने भी लोग तुम्हारी बात नहीं सुनी थी वे सारे लोग मर गए हैं। जिन्हों उनसे कहता है कि वाकई में ऐसी बात है, तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि क्या तुम्हें इसलिए चिल्लाए नहीं थे कि तुम्हें पता चल गया था कि ये लेजर अटैक करने वाला है? जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस लगा था कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए मैंने कहा कि नीचे झुक जाओ। जिन्हों की नज़र मिस्टर सोंग की बाजू पर पड़ती है और वो मिस्टर सोंग से कहता है कि मिस्टर सोंग आपकी बाजू कट गई है। मिस्टर सोंग जिन्हों से कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसे छोटी मोटी हादसे में होते रहते हैं, जल्दी से और मेरी बाजू की ब्लीडिंग को रोको, और ऐसा नहीं है कि रोकने की मदद करो। मैं बाजू को कटने के फिर भी बैठ जाता हूँ। और मिस्टर सोंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बॉस का लेवल क्या होगा? वैसे तो मैं आज से पहले मुझे भी नहीं पता है कि इसका लेवल क्या होगा। आज से पहले मैं ए रैंक या डी रैंक की ही रेड में ही गया हूँ, कभी कभी मैं बी रैंक की भी रेड में चला जाता था। मिस्टर सोंग उससे कहते हैं कि इतना ही कह सकता हूँ कि ये डंजन कोई ए रैंक की हो सकती है या फिर बी रैंक की। हालांकि बी रैंक के डंजन में इतने ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं होते हैं, और जो बॉस होगा मुझे लगता है कि उसका एस रैंक का मॉन्स्टर हो सकता है। साथ ही मिस्टर सोंग कहते हैं कि उससे स्टैचू के ऊपर लिखा हुआ था कि तीनों कमिटमेंट के बारे में, पहली कमिटमेंट पूजा करना है, दूसरी कमिटमेंट तारीफ करना है, तीसरी कमिटमेंट अपने वफादारी को साबित करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो वह जिंदा बाहर नहीं जा सकता। और जिन्हों मिस्टर सोंग से कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि कुर्सी पर बैठा हुआ ये इन सब का लॉर्ड है और हम इसको नहीं हरा सकते। यहीं पर फिर से हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई जाती है। आज से 10 साल पहले पोर्टल्स ओना अपीयर हो गए थे। ऐसी बहुत ही अजीब गरीब बातें होना शुरू हो गई थी। हमारे इंसानों में से बहुत ही सारे इंसान अवेकनर मतलब कि एंटर बनने स्टार्ट हो गए थे। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुपर एबिलिटीज आना स्टार्ट हो गई थी। उनमें से मैं भी था। मेरे पास कोई सुपर एबिलिटी नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ ए रैंक का हंटर बनकर रह गया। हालांकि मैं नॉर्मल इंसानों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, लेकिन दूसरे हंटर्स के मुकाबले मेरी पावर बहुत ही कम है। कोई नॉर्मल इंसान इन पोर्टल्स को पार करके इनमें नहीं जा सकता है। सिर्फ हम लोग हीरो या इन पोर्टल्स को पार करके इन मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और वे कई बार तो ऐसा होता है इन डंजन में से कोई ऐसे मॉन्स्टर निकल आते हैं जो कि हमारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। संजीव मिस्टर सोंग से कहता है कि अब आप ठीक है, आपकी ब्लीडिंग तो बिल्कुल भी रुक नहीं रही है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि इसके अलावा हम लोग अभी क्या भी कर सकते हैं। यहाँ पर आते वक्त मैंने अपने साथ 3 हीलर को लिया था। उनमें से एक हीलर तो उस मॉन्स्टर की लिपीम से मर गया है, दूसरा हीलर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, और तीसरा हीलर तो अभी तक का पहले ही बेहोश हो गया था। और मिस्टर सोंग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर बैठे रहना चाहिए जब तक कि सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती है, और वो जैसे ही हम लोग यहाँ मौका मिलेगा हम यहाँ से भाग जाएंगे। और सारी टीम के मेंबर बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो सिर्फ एक सी रैंक की डंजन है, यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकते हैं। संजीव भी सोच रहा होता है कि अगर हम यहीं पर खड़े रहें तो हम बच पाएंगे। अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो दरवाजे पर खड़े रहने वाले सभी मॉन्स्टर हमें यहीं पर मार डालेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये स्टैचू हमें यहाँ से निकलने देंगे। और इसी वक्त उनकी टीम में से एक बंदा खड़ा होता है और जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मुझे यहाँ से वापस जाना होगा। मैंने इतनी बड़ी मुश्किल से बड़ी गिल्ड्स के ज्वाइन किया था और अब मैं अभी यहाँ पर मरना नहीं सकता हूँ। उसकी स्पेशल पावर ये होती है कि वो अपनी बॉडीज़ के ऊपर जोर डाल के अपनी स्पीड को बहुत ही आगे बढ़ा सकता है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर उससे कहते हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा है कि मिस्टर सोंग कहते हैं मुझे नहीं पता है कि इसे जरा सी भी परवाह है, और वो अपनी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज है। वो स्टैचू को पकड़ने से पहले ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। और वो अपने स्टैचू लेकर एक जोरदार जंप लगाता है और वो अपनी स्पीड के साथ दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास हो जाता है उसी वक्त बड़े वाला स्टैचू अपनी लेजर से अटैक करता है और उसके पाँव के अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। ये देखकर बाकी के सारे हंटर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिन्हों भी कहता है ये स्टैचू
तो हमें जब चाहे हमें मार सकते हैं। और मिस्टर सोंग कहते हैं कि इसीलिए तो हमें कीड़े की तरह मार कर जब चाहे आसानी से मार सकते हैं। मिस्टर सोंग कहते हैं कि अगर ये हमें मारना चाहे तो अब हमें सभी के एक साथ मार सकते हैं। जिन्हों उससे पूछता है कि तो फिर ये लोग हमें मार क्यों नहीं देते। मिस्टर सोंग कहते हैं मुझे नहीं पता है, हालांकि ये स्टैचू हमें सबको चाहे मार सकते हैं लेकिन ये हम पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि मॉन्स्टर तो हमें देखते ही अटैक करना शुरू कर देते हैं। मॉन्स्टर की तरह ये अटैक नहीं कर रहे हैं लेकिन लोगों को सोचे समझे प्लान की तरह काम कर रहे हैं। जैसे कि वो दरवाजे पर खड़ा हुआ वो मॉन्स्टर, वो जैसे ही कोई पर्सन दरवाजे को छूता है तो उनके ऊपर अटैक करता है, जबकि ये बड़े वाला स्टैचू जब हम कोई हरकत करते हैं तो ये अटैक करता है। मुझे लगता है कि ये एक पेटेंट में का अटैक कर रहे हैं। पेटेंट का नाम सुनते ही सन जिनवू समझ जाता है और वो कहता है यहाँ पर चल रहा है। सन जिनवू उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि इस कमरे के अंदर एक अलग ही रूल चल रहा है और इस रूल को हमें फॉलो करना होगा। मिस्टर सोंग जिनवू की नज़र उस कमिटमेंट के ऊपर पड़ती है। जिनवू सोंग से कहता है उन तीनों कमिटमेंट में क्या लिखा हुआ था, उनमें से पहली कमिटमेंट में कौन सी। मिस्टर सोंग उनसे कहते हैं कि पहली कमिटमेंट में लीडर की पूजा करना था। सन जिनवू बड़ी स्टैचू की तरफ वो देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये बड़ा स्टैचू इन सभी का लॉर्ड है। साथ ही वो साथ अपने ऊपर उठ जाता है और थोड़ा सा उठता है और मिस्टर सोंग से कहता है कि कहीं तो तुम पागल तो नहीं हो, तो तुम मर जाओगे। मिस्टर सोंग कहते हैं जिन्हों से कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे समझ में आ चुका है कि ये बड़े वाला स्टैचू हमारे ऊपर जब अटैक नहीं करता है जब हम कोई हरकत करते हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर जब अटैक करता है जब हम सेनेटर हाइट से ऊपर उठते हैं। मुझे लगता है कि मैंने इस पहली कमिटमेंट को मतलब समझ लिया है। जिन लॉर्ड की पूजा करने का मतलब उसके सामने झुकना है, हम सबको इसके सामने झुकना होगा। मिस्टर किम और बेक उससे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, इसका मतलब क्या हो सकता है। जिन्हों उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लॉर्ड की पूजा करने का मतलब यही है कि हम सबको इसके सामने झुकना होगा और हम इसके सामने झुकेंगे तो ये हम लोगों पर अटैक नहीं करेगा। मिस्टर सोंग उससे हंसते हुए वो कहते हैं कि इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और फिर वो सबसे कहते हैं कि सभी लोग इसके सामने झुक जाओ और सारे लोग स्टैचू के सामने झुक जाते हैं और वे कहते हैं कि हमें जिंदा रहना है और हमें यहाँ पर निकल जाना है। अगर हमें ऐसा करना है तो हम लोग यहाँ पर निकलने के लिए हम लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। इसी तरह सारे लोग झुक रहे होते हैं। इसके बाद स्टैचू की तरफ से वो तो बड़ी स्टैचू की तरफ देखते हैं, वो बड़े स्टैचू के फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, वो हंसना शुरू कर देता है उसके चेहरे के। और बैंक कहता है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ हमें वो चीज़ जैसे हमें इस तरह को देख रहा है, कुछ हो रहा है। मिस्टर जिन्हों फिर से सोच रहा हो उसका कहता वो कहता है कि पहले इसने कितने ज़्यादा लोगों को अटैक किया है और हम में से आधे से ज़्यादा लोगों को इसने मार दिया है। जितने लोग अब जिंदा है वे कितनी देर तक इसके सामने झुके रहेंगे। और वह कहता है कि मुझे लगता है कि इसने अटैक करना बंद कर दिया है, मुझे लगता है कि हम लोग खड़े हो सकते हैं। क्या वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक करना हमारे जो काम आया है। बैंक बिल्कुल हैरान होगा, बिल्कुल खड़ा हो जाता है और इसी के साथ वो अटैक करना बंद कर दिया होता है। देखते हैं कि लोग भी खड़े हो जाते हैं, फिर सारे हंटर खड़े हो जाते हैं और वे कहते हैं कि ये वाकई में इसने हमारे ऊपर अटैक करना बंद कर दिया है। इसका मतलब यही है कि सारे निकल सकते हैं, हम यहाँ से निकल सकते हैं। संजीव कहता है कि हम लोग अपनी अब इससे नहीं है। वाकई में इसी वक्त स्टैचू अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर वे सारे हंटर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वे कहते हैं कहीं ये हमारे से फाइट करने वाला तो नहीं है। मिस्टर सोंग चिल्लाकर संजीव से कहते हैं कि अब बताओ संजीव हमें क्या करना है और क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है। संजीव मिस्टर सोंग से कहता है कि मुझे नहीं पता है कि अब हमें क्या करना है, मुझे नहीं पता है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और इसी वक्त वो बड़ा स्टैचू अपने पैरों को उठाता है और वो उन हंटर को मारने की कोशिश कर रहा होता है। वे सारे हंटर उसके पाँव के नीचे से दूर जा रहे होते हैं। मिस्टर सोंग उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस रूम के अंदर अपने ही रूल चलते हैं। कमिटमेंट को फॉलो करना होगा। पहले रूल का मतलब था कि हमने उसकी पूजा करनी होगी, वो हमने कर दी है और हमें इसकी तारीफ करनी होगी। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी प्रेयर करनी होगी। और फिर कहते हैं कि हमें तो प्रेयर करना नहीं आता है और फिर उनमें से एक हंटर कहता है कि मुझे प्रेयर करना आता है क्योंकि इससे पहले मैं एक चर्च में गाइस कैसे हो आप सब लोग। हाजिर हूँ सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। जिसने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को।
एक हंटर कहता है मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मैं पहले एक चर्च का मेंबर हुआ करता था, मैं वहाँ पर गॉड के लिए प्रे करता था। और वो आगे बढ़ता है और अपने गले में पड़े हुए क्रॉस को नेकलेस को पकड़ लेता है और कहता है लॉर्ड मैं आपका ही बंदा हूँ, मैं आपको अपनी ब्लेसिंग की मेरे ऊपर बारिश करनी होगी, मुझे एक नया बंदा बना दीजिए, मेरे गुनाहों से पाक कर दीजिए, मेरे अंदर की सारी कमजोरियों को ख़त्म कर देना और डिजीज़ को भी ख़त्म कर देना। और मैं आप ही का हूँ बंदा हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको भी मेरी मदद करनी होगी। किंग कहता है कि क्या वाकई में इसकी प्रे काम कर रही है? बैक कहता है कि शायद काम कर रही है क्योंकि वो सच्चे मन से प्रे कर रहा है। लेकिन इसी वक्त वो स्टैचू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस हंटर को अपने पैरों से कुचल कर मार देता है और वे सारे के सारे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, इधर-उधर भागने स्टार्ट कर देते हैं। और मिस्टर किंग कहते हैं कि ये तो कोई इसकी प्रे कैसे कर सकते हैं, ये कोई गॉड नहीं है बल्कि ये तो एक डेविल है। और जिन्हों कहता है कि अगर हम आगे जाते हैं, अगर हम पीछे जाते हैं तो ये जो गार्ड के तौर पर खड़े हैं वे सारे लोग स्टैचू हमें मार डालेंगे, अगर हम सेंटर में रहते हैं तो ये बड़े वाला स्टैचू हमारे ऊपर पैर रखकर कुचल डालेगा। जिन्हों उन सारे स्टैचू की तरफ को देखता है और कहता है किसी के पास कुल्हाड़ी है तो किसी के पास आरी है, किसी के पास तलवार है और किसी के पास तो इंस्ट्रूमेंट है। लोग यहाँ पर हम भाग नहीं सकते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मुझे सोचना ही होगा। फिर वो हैरान हो जाता है और वो कहता है कि दीवार के साथ साथ जो छोटे स्टैचू है उनके पास तो हथियार नहीं है, आधों के पास हथियार है, आधों के पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या कर रहे हैं, क्या वे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। और वे जुनून सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे ही हम लोग उन गार्ड के करीब जाते हैं वे हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास हथियार है इसीलिए वे अटैक करते हैं। अगर हम इंस्ट्रूमेंट वाले के पास जाएंगे तो वे लोग हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हथियार नहीं है। जिनू सारे हंटर से चिल्लाकर कहता है जल्दी से भागकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास चले जाओ। मिस्टर सॉन्ग भागते हुए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पास चले जाते हैं, जैसे ही वे उसके सामने जाकर खड़े होते हैं वो स्टैचू अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर देता है। मिस्टर सॉन्ग बाकी के सारे हंटर्स को कहते हैं कि सारे हंटर अटैक वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, तुम सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सामने जाकर खड़े हो जाओ। और वे सारे के सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साम ढूँढ कर उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देते हैं। मिस्टर किंग भी जाकर एक स्टैचू के सामने जाकर बैठ जाते हैं और वे बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वे मिस्टर बाग की मौत से काफ़ी ज़्यादा अपसेट होते हैं कि जिन्होंने जूही का हाथ पकड़ा हुआ होता है और वे दोनों साथी होते हैं जिन्होंने जूही को भागते हुए एक स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम बजना स्टार्ट जल्दी से बजो। और लेकिन वो स्टैचू नहीं बजा रहा होता है, जिन्हों और जूही दोनों घबरा जाते हैं आखिर ये क्यों नहीं बज रहा है। तो जूही रोना स्टार्ट कर देती है और जिन्हों से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है एक स्टैचू के नीचे दो लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे ही ये बात जिन्हों को समझ में आती है वो जूही का हाथ छोड़ देता है और वहाँ से भागता जाता है, दूसरी तरफ जाता है और वो जूही से कहता है कि तुम यहीं पर रहना तो तुम सेव रहोगी। यहीं पर एक लास्ट में स्टैचू होता है जिन्हों भागते हुए उसी की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बड़े वाले स्टैचू ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और भागते हुए उस स्टैचू के सामने जाकर खड़े हो जाता है। लेकिन गलतफहमी हो जाती है क्योंकि उस स्टैचू ने अपने हाथ में शील्ड पकड़ी हुई होती है। मिस्टर सॉन्ग उससे चिल्लाकर कहते हैं जिन्हों तुम वहाँ से जल्दी से भाग जाओ क्योंकि उसने उसके हाथ में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो उसके हाथ में बल्कि एक शील्ड होती है। और जिन्हों वो उसके सामने जाकर गिर जाता है, वो स्टैचू अपनी शील्ड के साथ जिन्हों के ऊपर अटैक कर देता है। जिन्हों फिर से गिरसते हुए दूसरे स्टैचू की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि मुझे इंस्ट्रूमेंट वाला कोई स्टैचू ढूंढना होगा। इसी के साथ वो अपने गॉड से कहता है कि अगर कोई गॉड है तो उसे मेरी मदद करनी होगी, ऐसा स्टैचू ढूंढने में देना होगा जिससे मेरी जान बच जाएगी। जिन्हों कहता है कि अभी मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में खड़ा हूँ, मेरे हाथ में ज़िंदगी की डोर है जैसे कि वो बल्कि टूटने वाली हो। लेकिन इसी के साथ गिरफ्त हुए के सामने पहुँच एक स्टैचू के सामने पहुँच जाता है और वो स्टैचू गाना शुरू कर देता है जिसकी वजह से जिन्हों की जान बच जाती है। ये सारे इस कमरे के स्टैचू होता है। उन चारों स्टैचू के गाने गाने के बाद वो दूसरी कमिटमेंट भी पूरी हो जाती है और वो बॉस मॉन्स्टर भी वहीं पर रुक जाता है। जूही भागते हुए जिन्नू के पास जाती है और जिन्नू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जैसे ही जूही की नज़र जिन्नू के पैर के ऊपर पड़ती है तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख कर रोना शुरू कर देती है क्योंकि लास्ट अटैक की वजह से जिन्नू की टांग कट गई होती है। जूही की खड़ी होती है और उसकी टांग के पास बैठकर उसे अपनी मैजिकल ही पावर से हील करने की कोशिश करती है। जिन्नू वो जूही से कहता है कि तुम्हें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है।
तुम मुझे हील नहीं कर पाओगे। जूही उससे कहती है कि तुम आराम से बैठे रहो, मुझे अपनी कोशिश करने दो। जूही अपनी बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर को इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलना हो जाता है। मिस्टर सोंग और बाकी के सारे हंटर जूही के लिए परेशान हो जाते हैं और वे कहते हैं जूही बिल्कुल ठीक है और हमें इस बात की भी खुशी है कि जिन्हों भी बच गया है। मिस्टर किंग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर 17 लोग आए थे, हम सिर्फ अब 6 लोग जिंदा बचे हैं। उनमें से 2 लोग तो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हैं। मिस्टर सॉन्ग का हाथ कट गया है, जिन्हों की टांग कट गई है। मिस्टर किंग सॉन्ग से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बहुत ही बुरा हुआ कि आपका हाथ कट गया है, लेकिन ये सब आप ही की गलती की वजह से हुआ है। टीम लीडर के तौर पर आपने गलत फैसला लिया है। हम सब लोगों को यहाँ पर लेकर आए हो, यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सजा दी जाएगी। इसी वक्त वो बड़े वाला स्टैचू हिलना शुरू कर देता है और वो अपने हाथ को ऊपर हिलाता है, इशारा करता है। जमीन में से एक पत्थर का निकलता है और वो टेबल सेक्रीफाइस के लिए होती है, जिसे अल्टर भी कहते हैं। वे सारे अल्टर इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब इसका क्या मतलब है। मिस्टर किंग कहते हैं कि इसका क्या मतलब है कि जिन्हों उनसे कहता है कि इसे एक अल्टर भी कहते हैं, इसका यहाँ पर हमें अपना सेक्रीफाइस रखना होगा। वे लोग जिन्हों से पूछते हैं कि अब सेक्रीफाइस का क्या मतलब है और वो इनसे बताता है। पुराने वक्त में लोग ऐसा क्या कर सकते थे, अपने अल्टर के ऊपर अपने सेक्रीफाइस को पेश किया करते थे, जो गोल्ड के लिए होता था। वहाँ पर वे अपने खून को या फिर वहाँ पर जानवर की बलि दी जाती थी या फिर किसी कुंवारी लड़की की बलि दी जाती थी। और इस डंजन का तीसरा कमिटमेंट यही है कि तुम्हें अपनी फेथ को साबित करना होगा। जिनमें उनसे कहता है कि हमारा लास्ट स्टेप होगा कि अगर हम लोग इसे पार कर सकते हैं तो हम लोगों को यहाँ से बाहर जा पाएंगे। मिस्टर कॉन्ग जल्दी से अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चाहे मैं कितना ही बेवकूफ़ क्यों ना हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मिस्टर किंग मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद हमें यहाँ पर सिर्फ किसी और की बलि चढ़ानी चाहिए। साथ ही वो अपनी तलवार को मिस्टर सॉन्ग के गले के ऊपर रख लेता है और कहता है कि ये सब कुछ आप ही के गलत फैसले की वजह से हुआ है। यहाँ पर सिर्फ आप ही की बलि देनी चाहिए और आप ही की गलत फैसले की वजह से हम मेरा दोस्त मारा गया और उसकी प्रेग्नेंट बेबी थी। वो अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आया था और जबकि 10 हंटर भी मारे गए हैं और हमारी टीम के लीडर के तौर पर तो आप इतना ही हमारी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। जल्दी करो और इसे अपने साबित करना होगा। जिन्हों मिस्टर किम से कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। किंग कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझे तुम सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम अपनी तलवार को हटा सकते हो, मैं अपनी मर्जी से अब करना चाहूँगा। तुम सब लोगों के लिए मैं अपनी बलि ज़रूर दूँगा। जिन्हों चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब कुछ मिस्टर सोंग की गलती नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पर आने के लिए वोट किया था, इसके बाद हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। मिस्टर सोंग चलते हुए सीधे उस अल्टर पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। जैसे ही वे अल्टर के पास जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उसके एक रेड कलर की फायर जल जाते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं कि इसका क्या क्या होने वाला है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि जिन्हों से कहते हैं कि यहाँ पर अब क्या होगा, मुझे क्या करना होगा। जिन्हों सोच रहा शुरू कर देता है। उसके वहाँ पर जाने से एक रेड कलर की फायर जलती है, तो इसका मतलब यही है कि इसे कोई सेक्रीफाइस नहीं चाहिए। साथ ही वे हंटर से कहता है कि क्या कोई मेरी मदद करेगा, मुझे भी उस हंटर के ऊपर जाना है। तो 2 हंटर आगे बढ़ते हैं और जिन्हों को पकड़ लेते हैं, उसे उठाते हुए उसे सहारा देते हैं। और तुम्हारे मतलब यही है कि जिन्हों से कहता है कि मुझे भी वहाँ पर लेकर जाओ और मुझे लगता है कि हमें वहाँ पर कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे ही वो तीनों उस अल्टर के ऊपर जा पहुँचते हैं, तो वहाँ पर 3 और फायर जल जाती है। जिन्हों उनसे मिस्टर सोंग से कहता है कि अगर हम लोग यहीं पर अल्टर पर खड़े रहे तो क्या कोई दूसरे लोग हमें बचाने के लिए आएंगे। मिस्टर सोंग उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता है कि वैसे भी इस डंजन के पोर्टल को ओपन हुए 1 हफ्ता हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक डी रैंक की डंजन है। इसीलिए बहुत सारे हंटर यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के मॉन्स्टर बिल्कुल ही कमज़ोर होते हैं। साथ ही जिन्हों एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता है, जैसे कि हमारी दुनिया में एक पोर्टल ओपन होता है, उसका 7 दिन का टाइम होता है, उसका दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और उनके मॉन्स्टर सारी दुनिया में आ जाते हैं। और हंटर्स के रेड्स का यही मकसद होता है कि 7 दिनों के अंदर अंदर उन सारे मॉन्स्टर को मारना होता है, उनके बॉस को भी मारना होता है, ताकि इस पोर्टल को
मुकम्मल तौर पर बंद कर सकते हैं। जैसे ही बॉस मर जाता है तो पोर्टल बंद हो जाता है। जिन्हों कहता है कि अगर हमने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर नहीं रोका तो ये पूरी इसका मतलब यही है कि सारी दुनिया के बाहर चले जाएंगे। जिन्हों जूही और किंग से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। उससे कहता है कि यहाँ पर हम हर पर्सन के लिए एक रेड कलर की फाइल जल रही है, अगर हम लोग सारे यहाँ पर इकट्ठा नहीं होते हैं तो हमारा ट्रायल शुरू नहीं होगा। मिस्टर किंग और जूही उस अल्टर के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर खड़े होते हैं तो दो फायर जल जाती है और फिर साथ ही एक बहुत ही बड़े दरमियान में ब्लू रंग की फायर जलना शुरू कर देती है। जैसे ही ब्लू रंग की फायर जलती है तो दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाता है। मिस्टर किंग और किम बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहता है कि दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर अब क्या होने वाला है। और वो साथ ही ब्लू रंग की फ्लेयर बुझना शुरू कर देती है और उसी के उनमें से बुझ रही होती है। स्टैचू जो कि दीवार के साथ खड़े होते हैं वे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मिस्टर सोंग जिन वो अच्छे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब क्या होने वाला है, कि हमारी तरफ आ रहे हैं। एक एक करके ये ब्लू फ्लेयर भी बुझना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वह बड़े वाला स्टैचू उसके करीब आता शुरू हो जाता है तो वे जिन्हों से फिर से अपनी दिमाग का इस्तेमाल करता है और उनसे समझ आता है कि जितनी देर तक हम उनकी तरफ देखते हैं तो वे वहीं पर खड़े रहते हैं। जैसे ही हम लोग अपनी आंखों को बंद करते हैं या दूसरी तरफ देखते हैं तो वे आगे मूव करते हैं। जिन्हों जूही से कहता है कि तुम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकती है, तुम अपनी आंख खोलनी होगी। आगे बढ़ते हैं तो जिन्हों किम और जिन्हों से कहता है कि कहीं तुम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं जैसे कि हम बचपन में गेम खेलते थे कि जैसे कि हम अपनी आंखों को बंद करते हैं तो प्लेयर अपने आंखें बंद करके आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब यही है कि हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी होगी, हमें सिर्फ इन स्टैचू की तरफ देखते रहना होगा। वे स्टैचू जैसे ही अपने करीब बढ़ रहे हैं उनमें से एक हंटर लड़की बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए घबरा जाती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो दरवाजे की तरफ भाग जाती है। जैसे ही वो अल्टर को छोड़ती है तो उसके नाम की फायर बंद बुझ जाती है और लेकिन वो लड़की भागते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाती है और इसे देखकर मिस्टर किंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहता है कि इससे तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये तो यहाँ से बाहर चली गई है। मिस्टर सोंग भी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, दरवाजे तो जिन वो दरवाजे से जिंदा बाहर कैसे चली गई है। एक बंदा कम हो जाने की वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्हों सोचते हुए कहता है कि आखिर इन सब का क्या मतलब हो सकता है। जैसे कि हम 6 लोग इस अल्टर के ऊपर खड़े थे तो 6 के लिए एक एक रेड फायर जलती हुई थी, इसके आसपास ब्लू फायर जल रही थी, यहाँ पर तो खत्म हो जाने की शुरुआत हो गई है। जैसे कि एक हंटर दरवाजे की तरफ बाहर चला गया है, उसमें से रेड कलर की रेड फायर बंद हो गई है जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा सा बंद हो गया है। इस दरवाजे का खुलना कोई ट्रैप भी हो सकता है। सबसे पहले हमने लॉर्ड की पूजा करी है, उसके बाद हमने लॉर्ड की प्रे करी है और अब अपनी वफादारी को साबित कर रहे हैं। आखिर हमें यहाँ पर इसी तरह वफादारी साबित करनी होगी और हम कैसे यहाँ से बाहर जा सकते हैं। जिन्हों के साथ खड़ा हुआ दूसरा हंटर भी उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और वो जिन्हों को पीछे धक्का देते हुए कहता है कि वो वहाँ से भाग जाता है और वो दरवाजे की तरफ भाग रहा होता है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है और उसके बाहर निकलते ही उसके नाम की रेड फायर भी बंद हो जाती है। जिन्हों चिल्लाकर किम से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इतने नहीं हो कि अब हम इतनी आंखें नहीं बची है कि हम हर स्टैचू के ऊपर नज़र रख सकते हैं। यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।